आज का टॉपिक सिविल अपराइजिंग है। जैसे मैंने अब तक आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स खत्म करा लिए थे। ओके, आज ये है सिविल अपराइजिंग। ओके, सिविल अपराइजिंग मतलब देखिए, ब्रिटिश ब्रिटिश मॉडर्न इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, three types of uprising were witnessed. थ्री टाइप ऑफ अपराइजिंग विटनेस हुई थी। मैं क्यों सिविल, आपको पहले ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए, अपराइजिंग में कितने तरह की अपराइजिंग विटनेस हुई थी। जो सबसे पहला था, हमने देख लिया, ट्राइबल रिवोल्ट। ट्राइबल रिवोल्ट, ओके, जो सबसे पहली अपराइजिंग थी जो ट्राइबल रिवोल्ट था, ट्राइबल रिवोल्ट। नंबर 2 जो आपके था, जो आज हम देखेंगे, सिविल अपराइजिंग। और जो नंबर 3 है, पीजेंट्स रिवोल्ट, कृषक आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट। ये तीन तरह के अपराइजिंग आपके ब्रिटिश पीरियड में ये विटनेस हुए थे, तीन तरह के अपराइजिंग। ओके, पीजेंट रिवोल्ट हम अभी इसके बाद करेंगे, मतलब रेनेसा उठाएंगे, रेनेसा के बाद पीजेंट रिवोल्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रेनेसा आ रहा है। ओके, वी विल टेक द पीजेंट रिवोल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द रेनेसा। ओके, ट्राइबल रिवोल्ट हम खत्म कर चुके हैं। ओके, और सिविल रिवोल्ट, और इन तीनों रिवोल्ट का मिक्सचर था 1857 का रिवोल्ट, म्यूटनी। ओके, इन तीनों का मिक्सचर था, इसमें ट्राइबल तो नहीं थे, पर सिविल और पीजेंट रिवोल्ट, और आपके जो इन जनरल अनसेटिस्फाइड द रूलर्स क्लास एंड सम dissatisfied soldiers also. Okay, wait, तो ये तीन तरह का आपके रिवोल्ट विटनेस हुए हैं आपके मॉडर्न इंडिया में। ओके, तो सिविल अपराइजिंग, अब सिविल अपराइजिंग भी क्लास कई तरीके की कैटेगरी में बटी है। सिविल अपराइजिंग ध्यान रखिएगा। ओके, सिविल अपराइजिंग में पहले हम ये देखते हैं कि सिविल अपराइजिंग के रीजंस क्या है, वो ज्यादा प्लॉजिबल है। तो क्लास रीजंस सिविल अपराइजिंग के पीछे करीब करीब वही सारे हैं जो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में छुपे हुए हैं, जो मैं इस समय थोड़ा बहुत ट्राइबल रिवोल्ट्स भी पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत 1857 के रिवोल्ट के पढ़े हैं। द कॉमन पीपल और द पॉलिटिकल क्लास was dissatisfied by the British administration. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से वो असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया। ओके, और इस बार इस चीज में हम आपको एक और चीज बता दें क्लास, ये जो अपराइजिंग जो हुए हैं, सिविल अपराइजिंग हुई है, सिविल अपराइजिंग्स में ज्यादातर देखा गया साउथ और वेस्ट में, वेस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया में सिविल अपराइजिंग्स ज्यादा हुई हैं, और काफी पहले से शुरू हो गई थी सिविल अपराइजिंग। जो सिविल अपराइजिंग वेस्ट और साउथ में ज्यादा हुई, रिवोल्ट ऑफ वेलुथम्बी एंड ऑल। ओके, आपके बंगाल में फराजी मूवमेंट, पागलपंथी मूवमेंट, नहीं सुना होगा तो आपको पढ़ा देंगे, पागलपंथी मूवमेंट, फराजी मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स हुई, ये आपके ईस्ट बंगाल साइड में हुई है। तो इनको ब्रिटिशर्स ने मर्सीलेसली सप्रेस किया था, और एक ये भी रीजन है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये रीजन में ये एरिया में रिवोल्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसको ऑलरेडी ब्रिटिश सप्रेस कर चुके थे, बहुत ही मर्सीलेसली सप्रेस किया था। तो वो जान गए थे कि ब्रिटिश, मतलब बाकी कॉमन पीपल जानते थे कि ब्रिटिश के पास पावर है, दे कैन इजिली किल द रिवोल्ट, दे कैन इजिली सप्रेस द रिवोल्ट। ओके, ब्रूटली मतलब गिव पनिशमेंट टू द म्यूटनियर्स। ओके, और इस कारण से ये जो रीजन मैंने बोला, चाहे वो ईस्ट इंडिया रहा हो, चाहे वो साउथ इंडिया रहा हो, थोड़ा बहुत वेस्ट इंडिया रहा हो, ये उतने ज्यादा रिवोल्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल गडकरी रिबेलियन, गडकरी रिबेलियन वाज अ civil uprising, Gadkaris. Okay, Gadkaris were, who were the Gadkaris? Anybody in the class? Gadkaris were the police men during the Marathas. मराठा रूल में, मराठा जब शिवाजी स्टेट या पेशवा थे, तो गडकरीज वर द पुलिस पीपल, पुलिसमैन, उनके ड्यूटी थी पुलिसिंग की, जॉब की। और जब मराठा रूल ही नहीं रहा, तो गडकरीज को पुलिसिंग जॉब से हटा दिया गया। अब अचानक आपको सैलरी मिल रही थी, और उन पर्सन को सैलरी
मिलना बंद हो गई, दे रिवोल्टेड। तो गडकरी रिबेलियन। तो ये सब, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्राइबल रीजंस, ट्राइबल रिवोल्ट भी आपके काफी एग्जाम ओरिएंटेड रहा है। प्रीलिम्स और मेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेंस ज्यादा स्पेसिफिक है, प्री कम है, प्री और मेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेम एज सिविल अपराइजिंग। ओके, तो सिविल अपराइजिंग बहुत तरीके की अपराइजिंग हुई है। सिविल अपराइजिंग में आपके जो पहली सिविल अपराइजिंग रही है, तो वो एक तरीके से रिलीजियस पॉलिटिको नेचर की रही है, रिलीजियस पॉलिटिको नेचर की रही है। इसका सबसे एग्जांपल है, सबसे पहली अपराइजिंग रिलीजियस पॉलिटिको नेचर की एनीवन इन द क्लास? सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट, बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके ऊपर कौन सी चीज किताब लिखी गई है? आनंद मठ, आनंद मठ। ओके, आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की पहली किताब दुर्गेश नंदिनी। ओके, ये सब चीज प्रीलिम्स का है। दुर्गेश नंदिनी वाज द फर्स्ट बुक ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, तो पहली जो रिवोल्ट है, जैसे सन्यासी रिवोल्ट हो गया, आपके वहाबी सिविल अपराइजिंग, रीजन क्या था? वहाबी, प्योर इस्लाम। कुका, रिलीजियस अपराइजिंग। तो आप समझो, पहली सिविल अपराइजिंग बहुत तरीके के बेटे, एक रिलीजियस अपराइजिंग है। फिर दूसरा सिविल अपराइजिंग में दूसरा नेचर है आपका, वो होते हैं पॉलिटिकल क्लास अपराइजिंग, पॉलिटिकल और रूलिंग क्लास अपराइजिंग। जैसे मैंने अभी गडकरी के बारे में बताया, गडकरी रिवोल्ट। गडकरी रिवोल्ट वाज नथिंग बट दे वर द पुलिस मिलिशिया मैन, दे वर द पुलिस मैन हु वर disposed of from the power when Marathas were men से हटा दिए गए, और इस कारण से उन्होंने रिवोल्ट किया। ओके, फिर आपके जो थर्ड कैटेगरी में आ जाता है, आर्टिजन्स एंड कॉमनर्स। ओके, अगेन ये पीपल भी ब्रिटिश के इनके ब्रिटिश सब्जुकेशन से परेशान थे, ब्रिटिश सब्जुकेशन, ब्रिटिश की पॉलिसीज से परेशान थे। इस कारण से ये भी एक कहीं ना कहीं they were seeking the way to vent out their grievances, and they took the cause of a general revolt, massive revolt. Okay, so let's start with the topic. Heading daily class, civil uprising in modern India. Civil uprising in modern India is civil uprising during the British rule. Civil uprising during the British rule. भारत में सबसे पहले ई लोक अदालत किस राज्य में लगी थी? ई लोक अदालत भारत में सबसे पहले किस राज्य में लगी थी? ध्यान रखिएगा तेजेश्वर जी, आपके राज्य में लगी थी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ई लोक अदालत लगी थी। और मेरे ख्याल से इतना तो सभी को मैं एक बार क्वेश्चन और पूछ चुका था, भारत में सबसे पहले लोक अदालत किस राज्य में लगी थी? गुजरात, 1982। ओके, भारत में सबसे पहले एआई बेस्ड लोक अदालत किस में लगी थी? एआई बेस, अब एआई है मतलब हर चीज में केरला थोड़ा ना हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो इस साल का करंट अफेयर्स है, इसी साल लगी है, जून का। लेते जाओ, 28 स्टेट्स है। ध्यान रखिएगा, अंजलि जी आप ही के स्टेट से लगी है, राजस्थान, राजस्थान में लगी है। ओके, मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आई विल टेक द लोक अदालत। ओके, तो लोक अदालत के तो आपको ये सब चीज मालूम होनी चाहिए कि लोक अदालत पहली कब कब लगी। ओके, फिर उसके बाद लोक अदालत आपके पहले ई लोक अदालत कहाँ लगी, पहले एआई बेस्ड लोक अदालत कहाँ लगी, कितनी लोक अदालत हैं, लोक अदालत का मैकेनिज्म क्या होता है। फिलहाल ये सारी चीज जुडिशरी में है, बट ये थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, ये क्लास आई रियली अप्रिशिएट, इतनी ठंड के बावजूद भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स करीब करीब पूरी क्लास फुल है। 4-5 तो सीटें ऐसे ही खाली रहती है हमें, पर अदरवाइज पूरी क्लास फुल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप घर बैठे भी क्लास ले रहे हैं, पर जो लोग आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो लोग नहीं आए हैं, मतलब अभी कम से कम 7-8 लोग ऑनलाइन लेके नहीं आए, 13 से 14 डेली ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप लोग नहीं आए हैं क्लास,
अब घर बैठे भी अगर आप रेगुलर ऑनलाइन क्लास नहीं, तो फिर फायदा क्या? ओके, ऑफलाइन स्टूडेंट्स देखिए, इतनी ठंड जो आज, मतलब आईएमडी की वार्निंग भी थी कि आज यहाँ का वेदर काफी कोल्ड रहेगा, कोल्ड वेव्स ज्यादा रहेंगी। ओके, तो उसको ब्रेव करते हुए भी क्लास लेने आए हैं, तो फुल अप्रिसिएशन। ओके, बल्कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टोटली आउट ऑफ स्टेट है। ओके, मतलब आई कैन, मतलब फील दैट उनको कितनी यहाँ की ठंड इस समय लग रही होगी। ओके, बट देखिए क्लास, कुछ हासिल करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, जब आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो ये सब चीजें बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं। ओके, ये सारी दिक्कतें बहुत ट्रिवियल इश्यूज है, बहुत ट्रिवियल इश्यूज है। मेन चीज है आपका बड़ा लक्ष्य। ओके, और रही बात सिर्फ 40-45 डेज की, यहाँ मैक्सिमम मान के चलिए 25 डेज तक थोड़ा मौसम एक्सेसिव कूल रहता है। ओके, उसके बाद थिंग्स वुड बी बेटर। ओके, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप अपने घर के कंफर्ट जोन में भी अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो सोचने के विचार है कि भाई डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये 4 D में ये 2 D थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अब देखो, मैंने ये कॉमन इंट्रोडक्शन दिया, या आप तीनों इंट्रोडक्शन के लिए कॉमन लिख सकते हो। अगर आप ट्राइबल रिवोल्ट लिख रहे हो तब भी आप यही इंट्रोडक्शन लगा दो, बाकी दोनों हटा दो। ओके, सिविल अपराइजिंग रखो तब भी ये कॉमन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, और अगर आप पीजन मूवमेंट लिख रहे हो तब भी ये कॉमन इंट्रोडक्शन रखो। बस जो उसके बारे में लिख रहे हो बस उसको लिखो, बाकी दो को हटा दो। आर्टिजन्स एंड पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड पीजेंट्स, ये 4 तरह के हमें सिविल अपराइजिंग देखते हैं। पीजेंट्स को इसलिए हम कंक्लूड नहीं करते क्योंकि पीजेंट मूवमेंट हम अलग लिखेंगे। ओके, ओके, तो कुछ लोगों को पीजेंट मूवमेंट में ही आर्टिजन मूवमेंट, आर्टिजन्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो 3 रीजंस दिखते हैं कि हाँ भाई 3 तरह के हैं। पॉलिटिको रिलीजियस पहला, दूसरा है बाय डिस्पोज रूलर्स, और तीसरा है डिपेंडेंस ऑफ डिस्पोज रूलर्स। ये 3 तरह के रीजंस हैं जो सिविल अपराइजिंग में हमें देखे जाते हैं। ओके, लिखिए क्लास नेक्स्ट पैराग्राफ। मतलब जितना नवाब लेते थे उसका 3 गुना लगान लेते थे ब्रिटिश। द लैंड रेवेन्यू वॉज रेज्ड मोर देन 3 times। तो भाई एक पे रिवोल्ट, उतना लोगे तो उतना रिवोल्ट नहीं होगा, दुगना लोगे तो बेयर कर लेगा, पर 3 गुना लगान। ओके, बेयर करने की जो है वो उस पर दिक्कत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आज ऑल ओवर इंडिया में कई स्टेट्स में ट्रक ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल के हैं। उनका रीजन भी आप जान रहे होगा कि जो नया लॉ लागू हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि गलती अगर किसी और की हो, और क्योंकि हमारे के यहाँ अभी रोड डिसिप्लिन है नहीं इंडियंस में। ओके, तो गलती किसी और की हो और किसी उनसे अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो वो बियर करेंगे। ओके, तो इस चीज में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 गुना लगान जब ब्रिटिश ने कर दिया विद इन 30 years, तो फिर अपराइजिंग तो बनती है। ओके, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड, तो ये कारण से पीजेंट्स अपनी जो जमीन होती थी जिस पे टिल करते थे उसके बिहाफ पे कर्ज लेते थे, और एट लास्ट अपनी जमीन से ही हाथ धो बैठते थे। तो आखिर में उन्होंने ये समझ में आया कि भैया जब जमीन से ही हाथ धो बैठना है तो एक बार और ट्राई मारते हैं रिबेल करके, अगर ब्रिटिश को ओवरथ्रो कर पाएंगे तो हम पुराने सिस्टम में वापस चले जाएंगे। ओके, गल्फ ऑफ एडन में तो ब्रिटिश का ही प्रोटेक्टरेट था गल्फ ऑफ एडन, यमन उन्हीं के कंट्रोल में था ना यमन। हमने आज के हिसाब से यमन बोला ना, और वहां पे गल्फ ऑफ एडन है, वहां पे ब्रिटिश का एक ऑफिस होता था। क्यों ब्रिटिश का वो ऑफिस होता था? जस्ट टू प्रोटेक्ट द, इफ एनी, नहीं नहीं नहीं, जो नीचे जो आप मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, एक हल्का सा रीजन था जो एडन का ऑफिस था, वो बहुत बाद में जाकर के इन्होंने इंडिया के ऑफिस से अलग सेपरेट किया है। ओके, तो वहां पे इनको बलवंत वसुदेव बलवंत फड़के को वहां पे कैद रखा था, बल्कि वहां से उन्होंने भागने की भी कोशिश की थी। वो जेल, ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। ओके, ये सब चीजें क्लास आपको मैं जब पढ़ाऊंगा पीजेंट रिवोल्ट्स, और ये सारी चीजें क्लास प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। ओके, लिख लीजिए क्लास नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या हुआ, अब पीजेंट्स और आर्टिजन्स और जमींदार, अगर शिकायत है तो शिकायत किसके पास लेकर के जाएं? ब्रिटिश की कोर्ट्स। अब वो कोर्ट्स इंग्लिश सिस्टम चला रही हैं। यहाँ का जो जो ग्रीवियंस, जो एक्सप्लॉइटेड पर्सन है
उसके पास इतनी इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करे अपने आप को। ओके, पीजेंट्स तो ना उसके पास, पीजेंट्स के पास ना रिसोर्सेस थे, ना मींस थे, ना ही उसके पास नॉलेज थी, ना ही उसके पास एक तरीके से कम्युनिकेशन था कि वो वहां तक, शहर तक जाए। तो कोर्ट्स और लीगल सिस्टम भी कहीं ना कहीं जमींदार का ही साथ देता था, साहूकार का ही साथ देता था। नेक्स्ट पॉइंट, जो उनकी दुर्गति हुई थी, ये जो उनके आपके जो आर्टिजन्स पॉपर हुए थे, PAUPER, वो और फर्दर उनकी माइजरी और बढ़ गई जब उनके लोकल पैट्रन्स, राजा महाराजा नवाब और जो जमींदार होते थे, जो लोकल राजा होते थे, उनको ब्रिटिशर्स ने हटा दिया। तो क्योंकि वही आर्टिजन से ये सब चीज खरीदते थे, कड़े हुए कोट्स, ओके, उनके द्वारा काश्तकारी जो स्पेशल, जो महंगी महंगी चीजें होती थी, वो लोकल कोर्ट खरीदते थे। अब जो लोकल कोर्ट ही नहीं रहेंगे तो फिर खरीदेगा कौन, खरीदार कौन होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एक और रीजन है सिविल रिबेलियन के लिए, ओके, द हेट्रेड ऑफ प्रीस्टली क्लास, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, अगेंस्ट द ब्रिटिश। वही सिंपल बात है, इनका भी वही था। प्रीस्टली क्लास को कौन एम्प्लॉय करता था? राजा महाराजा। जब राजा महाराजा ही पावर में नहीं रहेंगे तो प्रीस्टली क्लास को कौन एम्प्लॉय करेगा? कोई नहीं एम्प्लॉय करेगा। तो दे हेटेड द ब्रिटिश रूल। दूसरा, जैसे सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट क्यों हुआ था? सन्यासी रिवोल्ट में एक तो लगान का इशू था, और सन्यासी रिवोल्ट में यह था कि वहां पे ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज ऑफ द प्लेग, ओके, उन्होंने जो तीर्थ यात्री जो होते थे उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, उनको रोकना शुरू कर दिया था। इस कारण से सन्यासियों को लगा कि आप हमारे धर्म में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, ये फिरंगी लोग धर्म में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, एंड दे रिवोल्टेड था। ओके, तो रेवेन्यू के साथ साथ रिलीजियस इंटरफेरेंस भी प्रिस्टली क्लास बर्दाश्त नहीं किया। तो चाहे वो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मौलवी होते थे, तो वो मौलवी वर अडोन्ड बाय हुम? अडोन्ड बाय द मुस्लिम रूलर्स। और जब मुस्लिम रूलर्स ही नहीं होंगे तो मौलवी को कौन अडोन करेगा? कोई नहीं अडोन करेगा। सेम वाज विद द हिंदू प्रीस्टली क्लास। तो जो बोथ प्रीस्टली क्लास थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, दे हैड अ इनबिल्ट हेट्रेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पर ध्यान रखना क्लास, मैंने जिस जिस वे में पॉइंट लिखवाए है ना, इसी वे में पॉइंट लिखिएगा। ये नहीं कि पहला पॉइंट आपने हेट्रेड ऑफ प्रीस्टली क्लास अगेंस्ट ब्रिटिश लिख दिया, वो पॉइंट नहीं चलेगा। ओके, वेलकम ड्रिंक को वेलकम ड्रिंक में रूप में ही परोसा जाना चाहिए। ये नहीं कि खाने के बाद आप वेलकम ड्रिंक, सॉरी मैं भूल गया, मैं वेलकम ड्रिंक लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ओके, तो वेलकम ड्रिंक, तो आप ना पॉइंट्स भी उसके हिसाब से मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि इसी कोशिश करिएगा ये पॉइंट्स जो जिस वे में मैंने आपको बताया ना, इसी वे में आप। तो क्वेश्चन गोज टू अंकिता। टेल मी अंकिता, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द्विज इन एंशिएंट इंडिया? द्विज एंशिएंट इंडिया में कौन होते थे? यस, आप तो पढ़ चुके बेटा मेरे से एंशिएंट इंडिया। द्विज एंशिएंट इंडिया में कौन होते थे आस्था को छोड़ करके? आई एम सरप्राइज, दिस शोज योर फोकस इज मोर ऑन रोट rather than understanding of the topic. Yes, Astha. Twice born. Can you explain the twice born? First, born birth, biological birth, and second, when they were imparted with the education. द्विज एजुकेशन, द्विज मतलब दो बार जन्म हुआ। दो बार जन्म हुआ कैसे? पहला, एक बायोलॉजिकल बर्थ, जो हर बच्चे की बायोलॉजिकल बर्थ होती है। दूसरा, जब उसे शिक्षा दी जाती है। एक संस्कृत में लाइन है ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय आता है, विनय मतलब विजडम, और विजडम से कैरेक्टर आता है। विनय ददाति पात्रताम, विनय से ही कैरेक्टर। ओके, तो इट्स अ नेम द्विज नारायण, बट मुझे आपको मालूम होना चाहिए हु आर द्विज। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। तो ऋग्वेद में आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य इन जनरल द्विज होते थे। बाद में धीरे धीरे वैश्य को कम कर दिया गया, ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय रह गया लेटर, मतलब गुप्ता पीरियड और लेट गुप्ता पीरियड में। ओके, पर द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। ओके, तो यहां पर नाम है द्विज नारायण। द्विज नारायण